हेलो दोस्तों, और करें तैयारी में स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इसी में आपको और हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का FLT2 लेके, फुल लेंथ टेस्ट 2। आज हम देखेंगे FLT2। इसमें दोस्तों हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। इन 100 क्वेश्चन का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, साथ में अदर फैक्ट को भी देखेंगे जो कि ऑप्शन में गिवन होंगे। तो आपका ज्यादा टाइम लिए बिना मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 1, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईसो उपनिषद। तो दोस्तों सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते कहाँ पे मेंशन है? तो मुंडकोपनिषद में मेंशन है। ठीक है। और मुंडको उपनिषद के बारे में और क्या है कि इस मुंडकोपनिषद में जो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। साथ में एक फैक्ट और देख लीजिए, मुंडकोपनिषद में क्या किया गया है? यज्ञ की जो तुलना की गई है, यज्ञ का जो कंपैरिजन किया गया है किससे किया गया है? टूटी नाव से किया गया है। यज्ञ की तुलना किससे किया गया है? टूटी नाव से किया गया है। टूटी नाव से किया गया है, इसको ध्यान रखना है। साथ में कुछ और आप देख लीजिए, जैसे ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में क्या दिया हुआ है? इसमें निष्काम कर्म सिद्धांत दिया हुआ है। अगर प्रश्न में पूछता है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत किस उपनिषद में दिया हुआ है, तो किस में दिया हुआ है दोस्तों? भूलना नहीं है, ईशोपनिषद में दिया हुआ है। अब प्रश्न उपनिषद में क्या दिया है इसको भी देख लीजिए। इसमें ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों का वर्णन है। अगर पूछ दिया जाए कि जो ऋषि पिप्पलाद थे, ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों का वर्णन किसमें, एवं 6 जो ऋषियों का वर्णन किसमें है? तो प्रश्न उपनिषद में है। और कठोपनिषद ये बहुत फेमस है। कठोपनिषद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मेंशन है? तो दोस्तों कठोपनिषद में क्या मेंशन है? यहाँ पे एक चीज तो आपको पता ही होगा, कठोपनिषद में क्या है? यम नचिकेता। यम यम नचिकेता का वर्णन किसमें है? यम नचिकेता का वर्णन है कठोपनिषद में। और किसकी है? मृत्यु की चर्चा की गई है। मृत्यु की चर्चा की गई है किसमें? कठोपनिषद में। प्रश्न में क्या था? मुंडकोपनिषद में क्या मेंशन है? सत्यमेव जयते मेंशन है। इसके साथ ही हम अन्य और जो ऑप्शन है उनको भी देखा। ईशोपनिषद में क्या है? निष्काम कर्म का सिद्धांत इस उपनिषद में दिया गया है। और मुंडको उपनिषद से संबंधित एक बात और हमने बताया कि मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है। और हमने देखा कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में हमने दो चीज देखा कि यम नचिकेता का वर्णन किसमें है। अगर प्रश्न में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि यम नचिकेता का वर्णन किस उपनिषद में है, तो हम क्या बताएंगे? कठोपनिषद में है। और मृत्यु की चर्चा किसमें है? तो ये कठोपनिषद में है। प्रश्न उपनिषद में क्या है? तो ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों का वर्णन है। ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों का वर्णन है किसमें? प्रश्न उपनिषद में। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में मेंशन है? तो मुंडको उपनिषद में मेंशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में किन 3 पवित्र ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा गया है? तो ये कौन से हैं? ध्यान रखना आपको, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। कौन कौन से? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इसलिए प्रश्न ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इनको क्या कहा गया है? भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को इनको प्रस्थान त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो यहाँ पे पूछा गया है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो इसमें कितने अभिकरण में डिवाइडेड है? तो ये कितने हैं? 11, 12, 14, 15। तो दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किसमें है? 15 अभिकरणों में डिवाइडेड है। कितना? 15 अभिकरणों में क्या है? विभाजित है। और इसमें कितने हैं? टोटल 180 प्रकरण है। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे अभिकरण पूछा है तो 15 अभिकरण है, और प्रकरण कितने हैं? तो 180। अगर प्रकरण पूछ देगा तो 180 है। और कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड भी आप देख लीजिए। तो जो इसका छठा अभिकरण है, इसमें जो छठा अभिकरण है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए हुए हैं। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत किस अभिकरण में है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इन सप्तांग सिद्धांत में क्या है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कई पीसीएस में, जैसे यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। जो सप्तांग में क्या क्या है, तो इनको देख लीजिए। सप्तांग में किसकी चर्चा की गई है? स्वामी की। और कौन है? स्वामी है, अमात्य है। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, और कौन सा? कोष। दुर्ग, बल, कोष। और एक और बच रहा है, और एक कौन है? मित्र। दुर्ग, बल, कोष, मित्र। ये क्या है? ये मित्र लिखा हुआ है। तो जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत में स्वामी आते हैं, अमात्य आते हैं, राष्ट्र आता है, दुर्ग आता है, बल आता है, कोष आता है और मित्र आता है।
तो प्रश्न में केवल इतना ही पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का कितने अभिकरण में है, तो टोटल 15 अभिकरण में है और 180 प्रकरण है। इसमें से अभिकरणों में से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर किया कि जो 6th अभिकरण है उसमें सप्तांग सिद्धांत है। और अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आते हैं, तो स्वामी आते हैं, अमात्य आते हैं, शत्रु राष्ट्र आता है, दुर्ग आता है, बल आता है, कोष आता है और मित्र आता है। और आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आपको मौर्य के प्रशासन के बारे में जानना है, मौर्य का प्रशासन कैसा था, स्पेशली या कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कैसा था, तो इसका सोर्स क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही सोर्स है। और इसको पहली बार विद्वानों ने कब इसके बारे में जानकारी हुई, इसका ज्ञान कब हुआ, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ज्ञान 1909 में हुआ। और दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसका जो कंपैरिजन होता है किससे होता है, अरस्तु की बुक पॉलिटिक्स से होता है। अरस्तु की कौन सी बुक है, पॉलिटिक्स से जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना होती है, और मैकियावेली के प्रिंस से, और मैकियावेली की कौन सी पुस्तक है, मैकियावेली की जो प्रिंस पुस्तक है उससे तुलना होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ये भी फैक्ट को आप ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, जब नादिर शाह का अटैक हुआ था, एट द टाइम ऑफ नादिर शाह के अटैक के समय मुगल रूलर कौन था, तो दोस्तों नादिर शाह के अटैक कब हुआ था, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा। तो नादिर शाह का जो अटैक किया था कब किया था, तो इसने किया था 1739 में किया था। 1739 में क्या किया था, अटैक किया था नादिर शाह ने। और उस समय कौन रूलर था, तो उस समय मोहम्मद शाह था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह था। अब मोहम्मद शाह की पीरियड क्या थी, 1719 टू 1748 तक मोहम्मद शाह था। और इस दौरान उसमें नादिर शाह का अटैक हुआ, और नादिर शाह भारत से क्या क्या लेके गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। उस जमाने में सोचिए 1739 में नादिर शाह भारत से 70 करोड़ रुपए की धनराशि लेके जाता है। साथ में जो शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण किया था, तख्ते तख्ते ए ताउस को लेके जाता है यहाँ से, और क्या लेके जाता है, और कोहिनूर हीरा लेके जाता है। और क्या लेके जाता है, कोहिनूर हीरा लेके जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, नादिर शाह का अटैक कब हुआ था, 1739 में हुआ था। उस समय मोहम्मद शाह जो था मुगल रूलर था, और नादिर शाह क्या लेके गया, 70 करोड़ नगद लेके गया, तख्ते ताउस लेके गया जिसको शाहजहां ने बनवाया था, साथ ही कोहिनूर हीरा लेके गया यहाँ से। और नादिर शाह के बारे में एक इंफॉर्मेशन और ले लीजिए, इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखता है, यह वर्ष 1930 में आयोजित होता है, बिल्कुल। ये कब ऑर्गेनाइज होता है, 1930 में ऑर्गेनाइज होता है। ये साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, हाँ बिल्कुल। किस लिए होता है, कि साइमन रिपोर्ट जो थी उस पर डिस्कस करने के लिए ऑर्गेनाइज होती है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, लंदन में हुआ है। कहाँ पे हुआ, इसका जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे, लंदन में आयोजित हुआ। और 4th डी स्टेटमेंट, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में भाग लिया, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। जो पहला गोलमेज था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इसका सम्मेलन कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 के मध्य हुआ था। और जो गोलमेज सम्मेलन है उसका उद्घाटन कौन किया था, जॉर्ज पंचम ने किया था। ध्यान रखना, जॉर्ज पंचम ने किया था। और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और टोटल कितने प्रतिनिधि थे इसमें, तो 89, टोटल 89 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। और जो प्रथम गोलमेज था नवंबर 1930 में था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आप अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। हमको फाइंड आउट करना है कि किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने किसके सोशलिज्म के बारे में डिस्क्राइब किया और कहा कि ये इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा, तो दोस्तों ये कौन सा, लखनऊ कॉन्फ्रेंस थी, लखनऊ अधिवेशन था। और इस कौन से लखनऊ अधिवेशन में था, तो ये 50वां अधिवेशन था, कांग्रेस का ये 50वां अधिवेशन था। और कब हुआ था, ये 1936 में हुआ था। 1936 में ये इवेंट हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता थी, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे, इसको भी आपको नहीं बोलना है, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने कांग्रेस से समाजवाद अपनाने का क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन में देख के बताइए। तो गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कौन है, चंपारण है। और इसमें, और ये प्रश्न पूछा जाता था, चंपारण गांधी जी के किसके
बुलाने पे गए थे? तो चंपारण गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गए थे, चंपारण गए थे, ध्यान रखना है। और किस लिए गए थे? समस्या क्या थी यहाँ पे? नील की खेती की 3 कठिया पद्धति की समस्या थी। इसका क्या किया? नील की जो खेती थी, इसकी जो 3 कठिया पद्धति थी, 3 कठिया पद्धति, इसकी समस्या का क्या हुआ? उन्मूलन किया था गांधी जी ने। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये ध्यान रखना है आपको, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, ध्यान रखना है। और इसको क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था पहली बार गांधी जी ने, प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। यहाँ पे घटनाएं दी गई, उनको कालानुक्रम के से व्यवस्थित करना है, ध्यान रखना है आपको। तो पहला हम देखते हैं। अच्छा, इन सब इवेंट को हम एक बार पहले ऑर्गेनाइज कर लें। तो जो सीआर फार्मूला है वो कब आया था? वो 10 जुलाई 1944 को आया था। कब आया था? 10 जुलाई 1944 को सीआर फार्मूला आया था। और नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 4 मार्च 1946 को, 4 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। और वेवेल प्लान कब आया था? तो वेवेल प्लान आया था 4 जून 1945 को, 4 जून 1945 को वेवेल प्लान आया था। और गांधी जिन्ना पैक्ट कब हुआ था? तो ये 9 से 27 सितंबर, 9 से कब से चला था? 9 से लेके 27 सितंबर 1944 तक चला था गांधी जिन्ना पैक्ट। अब इसको हमको क्या है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या होता है? पहले नंबर पे सीआर फार्मूला होता है कब? 10 जुलाई 1944 को। फिर गांधी जिन्ना पैक्ट होता है सितंबर में गांधी जिन्ना पैक्ट होता है। फिर क्या होता है? फिर हम जानते हैं बेबेल प्लान होता है 4 जून 1945 को। फिर देन कैबिनेट आती है 1946 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इनमें से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? हमको ऑप्शन है, भीतरगांव का मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर, या खंडरिया महादेव का मंदिर, या ओशिया मंदिर। इसमें से किसका शिखर पूछ रहा है? किसका शिखर जो है वो किस पे बना हुआ है? द्रविड़ियन स्टाइल पे बना हुआ है, ध्यान रखना है। तो जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, इसका जो शिखर है द्रविड़ियन स्टाइल में बना हुआ था। जबकि इसकी स्थापत्य जो है, आर्किटेक्चरल नक्काशी जो है, मूर्ति, ये सब भारतीय शैली में बनी हुई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तेली मंदिर ऑफ ग्वालियर। किस पे बना है? द्रविड़ियन स्टाइल पे बना हुआ है इसका शिखर। इनको देखते हैं अब। कौन सा काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे? इसमें से कहा जा रहा है काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड केस, इसमें से गवर्नमेंट क्या था, लॉयर कौन था? तो गवर्नमेंट लॉयर कौन था? तो गवर्नमेंट लायर थे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला ये क्या थे? गवर्नमेंट लायर थे, या क्या कहा जाता है, सरकारी वकील थे। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे। अब सबसे पहले हमको ये देखना, काकोरी कांड की बात कर रहे हैं, तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इस मुकदमे में जगत नारायण मुल्ला क्या थे? सरकारी वकील थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र क्या है? ऑप्शन ए कृष्ण मिश्र क्या है? प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक हैं। और ये कौन थे? ये चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबारी कब थे? ध्यान ध्यान रखना, जो कृष्ण मिश्र हैं वो क्या है? जो कीर्ति वर्मन है, कीर्ति वर्मन के क्या थे? दरबारी कवि थे। कीर्ति वर्मन कौन है? तो चंदेल शासक है। चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबारी कवि कौन थे? कृष्ण मिश्र थे। इनको प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृष्ण मिश्र हैं। ये प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखे हैं। और एक कीर्ति वर्मन जो थे उनके दरबारी कवि थे, दरबारी नाटककार थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टंट्या भील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमको क्या करना है? स्टेटमेंट गिवन है विथ रेफरेंस टू टंट्या भील। तो टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ, बर्थ कहाँ हुआ? तो खरगोन जिले के पंधाना तहसील में हुआ। दोस्तों यहीं पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो टंट्या भील है उनका जो बर्न हुआ था, उनका जो बर्थ हुआ था, कहाँ हुआ था? ये जो पंधाना है ये कहाँ पे है? ये खंडवा जिले में है। कहाँ पे? खंडवा जिले में, ना कि खरगोन जिले में, खंडवा जिले में है। और इनको भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टांटा भील का बलिदान दिवस 4 दिसंबर है। बलिदान दिवस क्या है? 4 दिसंबर है, ये भी ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति में प्रमुख जनजातीय व्यक्ति थे। तो प्रश्न ऑप्शन ए क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा क्या हो? कथन सत्य कौन है? तो कथन सत्य है 2 3 4, 2 3 4 ये सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख दुर्ग और उनके निर्माणकर्ता में कौन सा सही सम्मिलित है? यहाँ पे दुर्ग दिया हुआ और निर्माणकर्ता दिया हुआ है। तो चंदेरी का किला। तो चंदेरी का किला का निर्माण किसने किया था? तो कीर्तिपाल ने कराया था। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने कराया था, ये बिल्कुल सही हो जाता है आपका। और चंदेरी के किले के बारे में और कुछ जान लीजिए। ये कब बना था? तो 11वीं सदी में बना था चंदेरी का किला। और इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? तो चंदेरी के किला में कुछ महत्वपूर्ण क्या है? जौहर कुंड है। क्या है? क्या बना हुआ है? जौहर कुंड बना हुआ है, जो टूरिस्टिक प्लेस के जैसे है। और क्या है? हवा महल है।
हवा महल, तो हवा महल पूछा जाए कहाँ है तो चंदेरी के किले में है। और क्या है, नौखंडा महल है, नौखंडा महल कहाँ है तो ये भी चंदेरी है। और कौन सा महल है, खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा, ये सब कहाँ पे है, ये चंदेरी के किले में, जिसका निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तपाल ने कराया था। नेक्स्ट है ओरछा का किला, और ओरछा का किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो इसका किले का निर्माण कराया था भारती चंद बुंदेला बुंदेला। ये गलत हो जाता है, जो ओरछा का किला था उसका निर्माण कराया था वीर रुद्र प्रताप सिंह। कौन कराया था, रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था, रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। कई जगह वीर सिंह देव भी लिखा है, मिलता है, पर सही जवाब क्या होगा, रुद्र प्रताप सिंह होगा, ध्यान रखना। और जो ओरछा का किला है उसमें क्या है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों जो ओरछा का किला है, ओरछा में क्या हमको क्या मिलता है, तो ओरछा के किले में हमको चतुर्भुज मंदिर मिलता है। क्या मिलता है, चतुर्भुज मंदिर मिलता है हमको, चतुर्भुज मंदिर मिलता है। और क्या मिलता है, राम मंदिर मिलता है, राम मंदिर स्थित है, क्या है, और राम मंदिर स्थित है, चतुर्भुज और राम मंदिर स्थित है, कहाँ पे, ओरछा के किले में है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्वालियर का किला। तो दोस्तों ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन ने बनाया था, बिल्कुल सही है। और धार का किला सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, बिल्कुल सही है। जिसको धार का किला है उसका पुनर्निर्माण किया था तुगलक ने। क्या किया था, ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माण भी पूछे तो ओरिजिनली क्या है, इन्होंने पुनर्निर्माण किया था। और निर्माण किसने किया था धार का किला का, तो राजा भोज ने किया था। हालांकि इस प्रश्न में गलत नहीं है, क्योंकि इसका पुनर्निर्माण सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने ही कहा था। और इस प्रश्न में सही सुमेलित नहीं खोजना है, तो हमको यहाँ तो ऑप्शन यहीं पे मिल गया, जो ऑप्शन बी है यही क्या है, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ओरछा का किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने किया था, और धार के किले का निर्माण राजा भोज ने किया था, परंतु इसका जो पुनरुद्धार सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था, पुनर्निर्माण कराया था, ध्यान रखना है आपको। और इसी धार के किले में क्या होता है, पेशवा बाजीराव का क्या होता है, जन्म होता है। तो बाजीराव जो पेशवा थे, बाजीराव पेशवा, इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो इनका जन्म धार के किले में ही होता है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब यहाँ पे दिया जा रहा है, डज नॉट बिलोंग टू भील ट्राइब्स, भील ट्राइब से क्या बिलोंग नहीं करता है, भील जनजाति से संबंधित नहीं है। तो देखो पिथौरा चित्रकला, बिल्कुल ये भील जनजाति से संबंधित है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो पिथौरा के अगर पूछा जाए प्रमुख कलाकार तो कौन है, पेमा फाल्या है। कौन है, पेमा फाल्या, ये क्या है, पिथौरा के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ग्वारी नाट, बिल्कुल सही, ग्वारी नाट कहाँ का है, ये भील जनजाति का प्रमुख नाट्य है। नदना प्रिंट के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सही, ये नदना प्रिंट के कपड़े ज्यादातर पहनते हैं। और कर्मा नृत्य, ये दोस्तों यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि कर्मा नृत्य किससे संबंधित है, गौड़ जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भील जनजाति पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है, और इसके प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या थे। ग्वारी नाट्य का संबंध भी किससे है, भील जनजाति से, और नंदना प्रिंट भी भील जनजाति के लिए बनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर को देखते हैं, किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है। तो दोस्तों जगनिक, ये भी बुंदेली है, केशव बुंदेली है, गंगाधर व्यास बुंदेली है, और पद्माकर बुंदेली है। तो बुंदेली साहित्य के प्रमुख कवि जगनिक हो गए, केशव हो गए, पद्माकर हो गए, गंगाधर हो गए, केशव, गंगाधर, पद्माकर, जगनिक, ये सब क्या है, ये सब है बुंदेली साहित्य के कलाकार हैं, कवि हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा सभी है, तो अब उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 1857 की क्रांति में खाज्या नायक, अब यहाँ पे खाज्या नायक आ गए हैं, ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया, तो खाज्या नायक कहाँ पे विद्रोह किए थे, निमाड़ में विद्रोह किए थे। कब विद्रोह किए थे, तो 1830 के समय पे किए थे, इन्होंने विद्रोह किया था। और इनकी जो खाज्या नायक और भीमा नायक की जोड़ी थी, 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर, पद्माकर अलिजा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी। जो पद्माकर अलिजा प्रकाश है उसकी रचना किसने की थी, उसकी रचना दौलत राव सिंधिया के दरबार में, पद्माकर का जन्म दौलत राव सिंधिया के दरबार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में की गई थी। और पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो पद्माकर का जन्म सागर में हुआ था, इसको ध्यान रखना, पद्माकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, सागर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इत्रदार महल किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जो इत्रदार है वो कहाँ पे है, वो है रायसेन दुर्ग में स्थित है। इत्रदार महल रायसेन दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था, तो राज बसंती ने किया था। किसने किया था, राज बसंती ने इसका निर्माण किया था, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करना है। और जवगढ़ या जनगढ़ सिंह श्याम प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बिल्कुल गोंडी चित्रकार है। राज्य विधानसभा के द्वार पर बने चित्रों का निर्माण जनगढ़ सिंह द्वारा किया गया था, जो कहाँ पे, राज्य विधानसभा के द्वार पर बने हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, इसके सही हो जाते हैं, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों को किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो जो खजुराहो का मंदिर है उसको कब किया गया? तो उसको किया गया, खजुराहो के मंदिर की बात कर रहे हैं हम, 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1986 में विश्व धरोहर को शामिल किया गया। और 89 में भी किसको शामिल किया गया है? सांची के स्तूप को। सांची को किसमें? 89 में शामिल किया गया। और 2003 में किसको? भीमबेटका की गुफा को। किसको? भीमबेटका की गुफा को। भीमबेटका की गुफा को 2003 में, 86 में किसको? खजुराहो को। और 89 में सांची को मिला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21। वहां पे यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, और इसमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो जो उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा वो हो जाएगा साइलेंट वैली में होगा, बिल्कुल सही होगा। शंकुधारी कहाँ होंगे? तो हिमाचल में होंगे, हिमाचल प्रदेश में होंगे। कच्छ वनस्पति कहाँ होगी? तो सुंदरबन में होगा। पतझड़ कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को तरफ 22 देखते हैं, लौह एस्को में कौन से बैलाडीला किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट लौह एस्क का। किसका होता है? हेमेटाइट लौह एस्क का क्या होता है? खनन होता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है बैलाडीला। और हेमेटाइट लौह एस्क के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे। लौह एस्क का सर्वाधिक निर्यात कहाँ किसको किया जाता है? जापान को किया जाता है। और प्रथम बृहद खुली हुई यांत्रिक लौह एस्क खदान है। ये क्या है? बृहद खुली हुई यांत्रिकृत लौह एस्क खदान है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, किस स्थान पर प्रवाल भित्ति का विरंजन नहीं है? तो प्रवाल भित्ति का विरंजन कहाँ नहीं है? तो कैम्बे या खंभात की खाड़ी में नहीं है, क्योंकि यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा शुद्ध जल प्रवाहित किया जाता है। तो किस स्थान पर प्रवाल भित्ति विरंजन नहीं? कैम्बे या खंभात की खाड़ी में नहीं है। जनरली जो प्रवाल होते हैं उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ही पाए जाते हैं। सामान्यतः खंभात की खाड़ी में मूंगा चट्टानों की कमी है। खंभात की खाड़ी में किसकी? मूंगा की कमी है, किंतु पश्चिमी भागों में कुछ मूंगा चट्टानें हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो कहाँ पे? पुलनेज जो है, पुलनेज कहाँ पे है? ये इसका संबंध कहाँ से है? पुलनेज का संबंध किसका? कर्नाटक से ना होकर कहाँ है? तमिलनाडु से है। पुलनेज तमिलनाडु से है। पुलनेज जो है वो क्या है? तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया? 2005 में बनाया गया। 2005 में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? कौन? क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का सब डिवीजन है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है दोस्तों 2 भागों में उपविभाजित है, सब डिवाइडेड है। एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी और पश्चिमी भाग में सब डिवाइडेड है। और जो पश्चिमी भाग है वो फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है। उसमें से एक भाग है कौन सा? मोरीबंद है। एक भाग मोरीबंद है, दूसरा है प्रौढ़, दूसरा कौन सा है? प्रौढ़ है। और तीसरा है ज्वार सक्रिय। तीसरा कौन सा है? ज्वार सक्रिय है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो मोरीबंद है वो किससे है? बंगाल डेल्टा से संबंधित है। और बंगाल डेल्टा किससे बनता है? बंगाल डेल्टा मुख्यतः दो हिमालयी नदियां हैं। एक कौन सी हो गई? गंगा हो गई। दूसरी हो गई कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और एक कौन सी है? एक और मिल जाती है, मेघना। इनसे बनता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा इसी से संबंधित है मोरीबंद डेल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम है? हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस्ड पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे देखेंगे स्टेट को। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो हमको बिहार में मिलती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, देन केरल और उत्तर प्रदेश। इस तरीके से देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 यहाँ पे शिखर दिया है, पीक दिया है और उसके माउंटेन दिया, पर्वत दिया, किससे संबंधित है? नमचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। नहीं दोस्तों, नमचा बरवा कहाँ पे है? तो नमचा बरवा दोस्तों कहाँ पे है? ये तिब्बत हिमालय में है। तिब्बत हिमालय। और इसी नमचा बरवा से ही क्या होती है? जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये भी ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ पे? इंडिया में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, नंदा देवी कुमायूं में, बिल्कुल सही। नंदा देवी कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय में। अब कुमायूं हिमालय किस भाग के नाम से हम जानते हैं? जो हिमालय में सतलुज और काली नदी के बीच का जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, सतलुज और काली नदी के बीच का जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय ग्रेट हिमालय का पार्ट है, तो पता ही है। नेक्स्ट है
नोक्रेक, नोक्रेक दोस्तों ये भी गलत हो जाता है, सिक्किम में नहीं, ये कहाँ पे, गारो हिल्स में है नोक्रेक, गारो हिल्स। गारो हिल्स किसका पार्ट है, मेघालय प्लेटू का पार्ट है, मेघालय प्लेटू का पार्ट है। इसमें से सही सुमेलित पूछ रहा तो एक ही है, केवल 2 सही सुमेलित है, यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, नमचा बरवा किसमें है, तिब्बत हिमालय में है, और नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, और नोक्रेक गारो हिल्स और मेघालय प्लेटू में है। इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए राजपीपला किसका भाग है, तो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, सतपुड़ा का सबसे जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, ये क्या है, राजपीपला है। और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चूलगिरी है, चूलगिरी है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक, उष्ण कटिबंधीय मध्य प्रदेश की जलवायु क्यों है, इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, दक्षिण पश्चिम में आने वाला मानसून, बिल्कुल नहीं, मानसून से उष्ण कटिबंध का कोई रिलेशन नहीं, ना तो पर्वतीय स्थिति से है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो सही। अब उष्ण कटिबंधीय किसका जो कारक है वो है दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति ही है किसके लिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु का कारण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन के वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है उत्कृष्ट जो सागौन के जंगल है मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो जो मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन के जंगल है सतपुड़ा और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में रातापानी बैठता है हमारा सही पे, तो रातापानी कहाँ पे है, रातापानी जो है रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है रातापानी। और कहाँ पे है, इसके अलावा अगर यहाँ पे दिया होता बोरी अभ्यारण्य, और दूसरा कौन है, बोरी अभ्यारण्य, जहाँ पे सागौन के बहुत ही क्या है, उत्कृष्ट सागौन पाए, घने जंगल है और उत्कृष्ट सागौन पाए जाते हैं, बोरी अभ्यारण्य में और रातापानी अभ्यारण्य में। और बोरी अभ्यारण्य कहाँ है, इसको भी आप जान लीजिए, यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, आपको बोरी अभ्यारण्य कहाँ है, होशंगाबाद में है, और रातापानी रायसेन में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक क्षमता है, मतलब कौन से स्टेट में जो सोलर एनर्जी है उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है। और राजस्थान प्रोडक्शन में भी अगर हम सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वहां भी नंबर 1 पे कौन सा आता है, फर्स्ट पोजीशन राजस्थान की है। और सेकंड पोजीशन किसकी है, तो सेकंड पोजीशन में आ जाता है गुजरात आता है, ध्यान रखना है। तो सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे है, तो राजस्थान में है। क्वेश्चन 33 को देखते हैं। यहाँ पे कोल एरियाज हैं और उसकी लोकेशन दिया हुआ है। अब देखना है तालचेर, तालचेर, कर्णपुरा, सिंगरौली और सिंगरेनी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तालचेर है कहाँ, तो तालचेर कहाँ पे, उड़ीसा में है। कर्णपुरा कहाँ पे है, तो कर्णपुरा है झारखंड में है, झारखंड में कर्णपुरा है। सिंगरौली कहाँ है, तो एमपी में है, आप तो पता ही अच्छी थे। और सिंगरेनी कहाँ पे, ये तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में है। अब हम इनका किस रिवर वैली में ये लोकेटेड है इनको देखना है। तो तालचेर उड़ीसा जो है महानदी में अवस्थिति, कहाँ है इसकी, महानदी है। कर्णपुरा कहाँ, झारखंड, और ये कहाँ है, दामोदर वैली में इसकी अवस्थिति। सिंगरौली आप जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और ये कहाँ है, सोन वैली में अवस्थित है। और सिंगरेनी तेलंगाना का है, ये कहाँ पे, गोदावरी घाटी में है। इस तरीके से इसका सही जवाब हम देखते हैं क्या हो जाता है, A4B1C2D3। तालचेर कहाँ पे है, तालचेर दोस्तों हो जाता है महानदी, कर्णपुरा दामोदर नदी, सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 2011 के सेंसस में पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा क्या पूछा है, सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो पहले नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है, भोपाल में, भोपाल में सबसे ज्यादा है, कितना है, 855 है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, इंदौर, इसको भी ध्यान रखना है, इंदौर, इंदौर का कितना है, 841 है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर का कितना है, 446 है, 446 है। ये हो गया हाईएस्ट। तो इस प्रश्न में हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट कौन सा है, भोपाल है। ऑप्शन डी जो है भोपाल, ये क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। जब यहाँ पे हाईएस्ट देख रहे हैं तो साथ में लोएस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि लोएस्ट भी पूछ सकता है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मध्य प्रदेश के जिले कौन से हैं, तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है, तो डिंडोरी में है, डिंडोरी में है। और कितनी है दोस्तों, तो मात्र 94 है। और श्योपुर दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, श्योपुर आ जाता है, श्योपुर में कितना है, 104 है। और तीसरा नंबर भी जान लीजिए कौन है, पन्ना है, पन्ना, पन्ना, पन्ना जिले में कितना है, 142 है। ये तो हम देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस्ड पे मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, भोपाल, उसके बाद इंदौर, जबलपुर। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना।
अब अगर हम पॉपुलेशन ही पूछ दे, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पॉपुलेशन में मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला जिला कौन से है, तो अगर पॉपुलेशन पूछता है तो पॉपुलेशन में जो है इंदौर नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ, इंदौर है। दूसरे नंबर पे फिर क्या आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जबलपुर आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा सागर आ जाएगा तीसरे नंबर पे। अगर इसी को लोएस्ट करके पूछे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, निवाड़ी में सबसे कम जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आगर मालवा, आगर मालवा में क्या है, सबसे दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और तीसरा अपना हरदा तीसरे नंबर का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन को देखा, ध्यान रखना। प्रश्न में था मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे थी, भोपाल में थी, उसके बाद इंदौर, उसके बाद जबलपुर। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखे कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट किए, तो डिंडोरी नंबर 1, देन श्योपुर, फिर उसके बाद पन्ना पे आते हैं। और फिर हम पॉपुलेशन देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंदौर जिले में है, फिर जबलपुर में है, फिर सागर में है, और सबसे कम पॉपुलेशन निवाड़ी में है, फिर आगर मालवा में, देन हरदा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कुंडलिया डैम के बारे में। तो कुंडलिया डैम का निर्माण किस नदी में हुआ है, तो दोस्तों कुंडलिया जो डैम है उसका निर्माण किस में हुआ, काली सिंध नदी पे हुआ। किस में हुआ है, काली सिंध नदी पे हुआ है। और ये काली सिंध नदी में कुंडलिया डैम कहाँ पे स्थित है, जो दोस्तों कुंडलिया डैम है वो कहाँ पे स्थित है, ये देवास में स्थित है। कहाँ पे, देवास, देवास में स्थित है। देवास में कुंडलिया डैम स्थित है। और ये क्या है, सिंचाई परियोजना है। अब वर्तमान में इसको अटल डैम के नाम से भी हम जानते हैं, अटल डैम के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे ये इसका जो सिंचाई प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये किस जिलों को सिंचित करता है, तो राजगढ़ और किसको, तथा आगर मालवा जिलों के बीच में बनाया गया। राजगढ़ और आगर मालवा जिले के बीच में बनाया गया है। कौन, कुंडलिया डैम, जिसको अटल डैम भी कहते हैं, काली सिंध नदी पे है, देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कूट में से सही कथन का चुनाव करना है। हमको सही जो स्टेटमेंट है उसको पिक करना है। मध्य प्रदेश कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान, दोस्तों यहीं पे गलत हो जाता है। मध्य प्रदेश जो है कोल प्रोडक्शन में 4th पोजीशन पे, कौन सा, चौथा स्थान है। और टंगस्टन का उत्पादन होशंगाबाद में होता है, बिल्कुल सही। तो टंगस्टन का उत्पादन है वो होशंगाबाद में होता है। और सीधी का जो मझौली खान है, कौन, मझौली खान, ये इसमें सोना का भंडार की प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, 2 3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 37 को देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो जो एमपी का जो सोलर एनर्जी से जो ऑपरेट होने वाला हवाई अड्डा कौन है, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो है सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला पहला हवाई अड्डा है। 38 को भी देखते हैं, किस देश के सहयोग से महिला कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो जो महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने का काम है वो डेनमार्क के सहयोग से हो रहा है, डेनमार्क के सहयोग से हो रहा है। 39 देखते हैं, किसने संविधान सभा को एक चलायमान राष्ट्र कहा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसको एक चलायमान राष्ट्र किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक चलायमान राष्ट्र या राष्ट्र, ये क्या क्या राह पर चल पड़ा राष्ट्र, इन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न 40 को देख लेते हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला। जो संविधान सभा था उसमें सबका प्रतिनिधित्व था, तो देशी रियासतों का भी था। तो देशी रियासतों की तरफ से एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी, वो कौन थी, एनी मैस्करीन थी। एमपीपीएससी इसके पहले भी इस प्रश्न को पूछ चुका है, एनी मैस्करीन थी। और एनी मैस्करीन किस रियासत से बिलोंग करती थी, तो त्रावणकोर, एक इससे त्रावणकोर से थी, त्रावणकोर से थी। तो सही जवाब ऑप्शन सी। अब यहाँ संविधान संशोधन और वर्णन दिया गया है। 52, अब सबसे देखते हैं 52वां। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ है। और 61वां कब हुआ है, तो 61वां 1988 को हुआ है। 77वां 77 कब हुआ है, तो 77 1995 को हुआ है। और 91 कब हुआ है, तो 91 हुआ है 2003 में। ये तो हो गया इसका टाइम पीरियड। अब जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है उसमें किसका क्या किस संबंध में है, तो दल बदल के विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून है, मतलब कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य अपने दल से दूसरे दल में जाता है तो उसके संबंध में निर्भरता का प्रावधान रखा गया है। अब आते हैं 77 में क्या है दोस्तों, 77 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा, नौकरी में आरक्षण की सीमा बढ़ाने हेतु कौन सा है, नौकरी में आरक्षण की सीमा बढ़ाने हेतु कौन सा है, तो 77 हुआ है। अब देखते हैं 61 में क्या हुआ। 61 कब हुआ था, 1988 में हुआ। तो 61वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और एमपीपीएससी ने कम से कम तो 5 बार इसको पूछ ही रखा होगा कि 61वां संविधान संशोधन 1988 से क्या हुआ है। तो इसमें जो मताधिकार की एज थी उसको घटा के 21 थी, पहले कितनी थी, 21 थी, 21 से घटा के कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया है। किससे, हमारा 61वां संविधान संशोधन से। और 91 संविधान संशोधन में क्या है, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया है, मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन सी सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है? तो संविधान में निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 324 में है। और क्या है? भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा। क्या लिखा हुआ है? भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा, साथ में अन्य सदस्य होंगे। आयुक्त के साथ क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। और ये अन्य सदस्य कितने होंगे, इनकी संख्या क्लियरली मेंशन नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? समय समय पर हमारे राष्ट्रपति महोदय डिसाइड करेंगे। और जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति जो संविधान में उल्लेखित नियम के अनुसार या संसद के बनाए नियम के अनुसार निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति करेंगे। अब आ जाते हैं 43 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1949। यहीं पे गलत हो जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1925 को हुई थी और 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और वर्तमान में हमारा सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया। बिल्कुल, इसके पहले क्या था? इसके पहले फेडरल कोर्ट था। बना कब था फेडरल कोर्ट? जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, वो उसका रूप पहले फेडरल कोर्ट था, जो 1937 में बना। और ये कहाँ पे? वही संसद के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ये फेडरल कोर्ट लगती थी। बाद में जब हमारा स्थापना हुई है, उसके बाद 1958 में जो आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है दिल्ली में, वहां पे कब स्थानांतरित हुई? 1958 में। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो असत्य कौन सा? केवल एक है। तो ऑप्शन ए गलत सही जवाब हो जाएगा। 44 को देखते हैं, कौन से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पद पर भी रहे? इसमें से देखना है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीएम दोनों रहे हों। तो कमलनाथ भी रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और प्लस सीएम, सुंदरलाल पटवा भी रहे, अर्जुन सिंह रहे, बाबूलाल गौर रहे। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे? सभी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे। साथ में एक हम लिस्ट भी देख लेते हैं जिसमें ऐसे कितने सीएम हुए हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं या बने हैं। तो इसमें से देखते हैं, पहले नंबर पर आ जाते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा ये क्या थे? लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, साथ में सीएम भी बने हैं। और कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे। इसी लिस्ट में कौन आ जाते हैं? श्यामाचरण शुक्ल, जो लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीएम भी बने। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र भी क्या रहे? लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीएम भी रहे हैं। साथ में कैलाश जोशी। और कौन रहे हैं? कैलाश जोशी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीएम भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें, ये 4 ये लोग हो गए, प्लस 4 कमलनाथ, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, बाबूलाल गौर। ये जो थे, ये सब क्या थे? लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल एज सीएम बने हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सत्य कथन की हमको पहचान करना है। ध्यान रखना, सत्य कथन पहचान लेंगे हम, बिल्कुल पहचानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। बिल्कुल, पीवी दीक्षित क्या थे? मध्य प्रदेश के पहले क्या है? लोकायुक्त थे। अब प्रथम उप लोकायुक्त नंदन दुबे। देखो पहचान लिए, ये नंदन दुबे क्या है? नंदन दुबे नहीं थे। नंदन दुबे ये पहले कौन थे? उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे थे। कौन थे? रघुनाथ भावे, भूलना नहीं है। पहले उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे थे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यही बस एकमात्र सत्य कथन है। और लोकायुक्त का जो प्रावधान आया, मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ लोकायुक्त, तो कब हुआ? 1981 में लोकायुक्त की स्थापना होती है। और लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? तो गवर्नर के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। 2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिमाग में रख लीजिए। 46, राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो जो मध्य प्रदेश है उसमें राज्य महिला आयोग 23 मार्च 1998 को स्थापित हुआ। 23 मार्च 1998 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का स्थापना होती है। 47 देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे? तो इसमें से हम देखेंगे, जो ए के मित्तल हैं, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए हैं। बाकी रिमेनिंग जीएल ओझा, एपी सेन, एनडी ओझा, ये सब क्या रहे हैं? एमपी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं, बट ए के मित्तल नहीं रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के मित्तल हो जाता है। 48 देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को कब लागू किया गया? जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है वो 25 जनवरी 94 को लागू होता है। कब लागू होता है? 25 जनवरी 94 को ये लागू होता है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एफडीआई को आकर्षित करने में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? एफडीआई को क्या करने में? आकर्षित करने में मध्य प्रदेश का देश में 13वां स्थान है। 13वां स्थान है जो मध्य एफडीआई को आकर्षित करने में, ध्यान रखना है। मिशन अंकुर 2021 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंकुर बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा से संबंधित है मिशन अंकुर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें हमको क्या रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको यूएन एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। बिल्कुल सही।
दूसरा, संयुक्त राष्ट्र का अनिवार्य एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर भोपाल है। बिल्कुल सही, जो एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? भोपाल है। अब 12 मई 2023 को टिकाऊ शहरी परिवर्तन के लिए एजेंडा फॉर एक्शन इंदौर में लॉन्च किया गया। दोस्तों यहीं पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये इंदौर में नहीं, ये कहां पे लॉन्च हुआ? भोपाल में लॉन्च हुआ। एजेंडा फॉर एक्शन कहां पे लॉन्च हुआ है? भोपाल में लॉन्च हुआ है। तो यहीं पे ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये हो गया असत्य स्टेटमेंट। और सतत विकास लक्ष्य में भारत सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो स्थान है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 में 11th है, 11th पोजीशन है। तो असत्य कथन फाइंड आउट करना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंदौर में ना होकर भोपाल में हो रहा है। 52 देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर ग्रीन एनर्जी क्लस्टर स्थापित किया है? तो जो ग्रीन एनर्जी क्लस्टर है वो मध्य प्रदेश के जलकुआं में हुआ। जलकुआं कहाँ है? खंडवा। जलकुआं खंडवा में स्थापित हुआ है, ध्यान रखना है। जो ग्रीन एनर्जी क्लस्टर है, क्या ग्रीन एनर्जी क्लस्टर कहाँ पे हुआ? जलकुआं खंडवा में हुआ है। और इनको भी देख लेते हैं, बिटमाबाद खुर्द में क्या है? ये फर्नीचर क्लस्टर है। यहाँ पे फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्लस्टर है। यहाँ पे फर्नीचर क्लस्टर कहाँ पे? तो बिटमाबाद खुर्द इंदौर में है। और पीलूखेड़ी राजगढ़ में क्या है? मां शैलपुत्री इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे क्या है? मां शैलपुत्री इंडस्ट्रियल एरिया। अगर पूछा जाए कहाँ है शैलपुत्री इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ है? तो पीलूखेड़ी राजगढ़ में। अब मुरखड़ा इंदौर में क्या है? मुरखड़ा इंदौर में इंदौर फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है? इंदौर फूड पार्क। इंदौर फूड पार्क कहाँ पे है? तो मुरखड़ा इंदौर में है। और ग्रीन एनर्जी क्लस्टर हमने देख लिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, जलकुआं खंडवा। 53 को देखते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अनुसार आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ खोले जाने हैं? तो जो आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कहाँ खोले जाना है? तो ये खोला जाना है इंदौर और भोपाल में। कहा? इंदौर और भोपाल में खोले जाएंगे आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर और भोपाल में खोले जाएंगे। कौन से? आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर और भोपाल में खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो शुभारंभ हुआ था वो फरवरी 2023 में हुआ था। फरवरी 2023 में हुआ था। एक जिला एक उत्पाद का प्रारंभ कब हुआ था? फरवरी 2023 में हुआ था, ध्यान रखना है। हस्तनिर्मित कालीन जीआई टैग, हस्तनिर्मित कालीन के लिए जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है? जो हस्तनिर्मित कालीन है उसको जीआई टैग कहाँ के लिए मिला है? ग्वालियर के लिए मिला है। ग्वालियर के लिए मिला है। और कब मिला है? तो दोस्तों ये 2023 में मिला है। हस्तनिर्मित कालीन के लिए जीआई टैग ग्वालियर को मिला है। इसमें चमकीले रंग, पशु पक्षी, जंगल के दृश्य आदि को का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? तो जो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड 2 है वो दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। किससे? दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध दुग्ध आपूर्ति से है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, किस कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाह अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई? तो किस कार्यक्रम में बंदरगाह जो पोर्ट इकोनॉमी की परिकल्पना कब की गई थी? तो ये की गई थी सागरमाला प्रोजेक्ट में। सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि 2015 से प्रारंभ होता है, इसमें पोर्ट इकोनॉमी की परिकल्पना की गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? भारत सागरमाला परियोजना 2015 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका निर्माण भारत में कौन करता है? तो आरबीआई करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। और वित्त मंत्रालय क्या करता है? तो ये फिस्कल पॉलिसी है। क्या ये फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है अगर पूछा जाए? तो राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जीव कोशिका और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जो लिविंग सेल होता है और जेनेटिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लिविंग सेल है उसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो किसमें करते हैं? साइटोजेनेटिक्स में करते हैं। साइटोजेनेटिक्स में करते हैं। साइटोजेनेटिक्स में जीव कोशिका और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। और मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? ध्यान रखना आपको, मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें पौधों की बाह्य संरचना, जो पौधे होते हैं प्लांट्स की बाह्य संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं? मॉर्फोलॉजी में करते हैं। पैरोलॉजी में किसके करते हैं? स्पंज का अध्ययन करते हैं। पैरोलॉजी में स्पंजों का अध्ययन करते हैं। जो स्पंज होते हैं तो स्पंजों का अध्ययन किसमें करते हैं हम? तो पैरोलॉजी में करते हैं। साइटोजेनेटिक्स में हमने देखा क्या किया? जैविक कोशिका और उसके अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब क्या होता है? फिजियोग्राफी, ये प्राकृतिक भूल जो नेचुरल ज्योग्राफी है उसके जो स्टडी होती है, नेचुरल ज्योग्राफी की स्टडी हम फिजियोग्राफी करते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साइटोजेनेटिक्स। क्या होता है? जीव कोशिका और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन। 60 देखते हैं, कौन सा एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? जो एजुकेशनल सैटेलाइट कौन सा है? शैक्षणिक संस्थान उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम जो है क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सैटेलाइट है प्रथम। और इसके साथ साथ और कुछ हम जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सैटेलाइट देख लेते हैं, जैसे कलाम सेट। कलाम सेट अगर पूछा जाए तो ये भी क्या है, शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह है। और प्रथम तो हमने देखा ही, साथ में स्वयं स्वयं देखते हैं, जुगनू देखते हैं, ये सब क्या है, जुगनू ये क्या है, शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। 62 देखते हैं, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना कहलाती है। जो अस्थि होती है, बोन्स होती है, क्या है, द स्ट्रक्चर कंटेनिंग कनेक्टिंग बोन्स टू मसल्स को जोड़ने वाली को क्या बोलते हैं, तो उसको टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, ध्यान रखना, टेंडन्स बोलते हैं। और लिगामेंट किसे बोलते हैं, जो टू बोन्स को टुगेदर कनेक्ट करे। अगर टू बोन्स है, अगर टू डिफरेंट बोन्स को टुगेदर ही कनेक्ट करती है, टुगेदर कनेक्ट करती है, तो उसको हम कनेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और फिर क्या, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या है, इससे हम जो इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो किससे के थ्रू करते हैं, फेफड़ों में, लंग्स में इनहेल एंड एक्सेल जो करते हैं, सांस लेना, ये किसके थ्रू करते हैं, डायफ्राम के थ्रू करते हैं। और कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू है। ये क्या करता है, हमारे जो ज्वाइंट बोन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचा के रखता है। कैसे, एक तरह से कनेक्टिंग टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो फ्लेक्सिबल होती है और हमारे जो बोन्स होते हैं उसको सेव करके, ज्वाइंट्स को सेव करती है। और प्रश्न में क्या पूछा गया था, अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाला क्या कहते हैं, तो उसको टेंडेंस बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। ध्यान रखना, कार्टिलेज क्या करता है, तो कार्टिलेज का काम होता है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो हमारे जॉइंट्स को और बोन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लिगामेंट क्या होता है, ये जो टू बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, लिगामेंट करता है। डायफ्राम इनहेल और एक्सेल में हेल्प करता है, सांस लेने छोड़ने में। और कार्टिलेज तो हमने बता दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, विटामिन दिए हुए हैं और उसके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो विटामिन ए की खोज भी मैकुलम किए थे, विटामिन बी की खोज भी मैकुलम किए थे, विटामिन जो सी की खोज किए थे हलकाट ने किया था, विटामिन डी की खोज ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विटामिन डी की जो खोज थे वो किसने किया था, होपकिंस ने किया था। कौन किया था, होपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया था, होपकिंस किए थे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही युग्म में सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग को मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को कहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है उसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, इसमें से डाउन सिंड्रोम को। और इस जो रोग से ग्रसित होता है उसकी मंद बुद्धि होती है, आंख टेढ़ी होती है, जीभ मोटी होती है और शारीरिक ढांचा क्या होता है, अनियमित होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म बोलते हैं। ये चारों जो सिंड्रोम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें पटाउ सिंड्रोम की, तो पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, एक डिसीज है, जीन से होती है, बच्चा पैदा लेने से होते हैं। इसमें जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिस बच्चे में, मतलब इनके पास 47 होता है। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। इनकी भी लाइफ ज्यादा नहीं होती, इनको ट्रीट एकदम से नहीं किया जा सकता है। ये पटाउ सिंड्रोम है। इनकी भी कुछ जैसे लक्षण कैसे होंगे इनके पटाउ सिंड्रोम के, अनियमित आकार होंगे, शरीर का जो संरचना होती है अनियमित होती है, जो एक संरचना के रेगुलर संरचना नहीं होती है, ये पटाउ सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जैसे पटाऊ में एक्स्ट्रा होता है, वैसे 46 में अगर 23 जोड़े होते, 23 पेयर होते हैं ना, तो जो 23वां पेयर होता है उसमें पेयर में एक क्रोमोसोम की कमी होती है, एक क्रोमोसोम की कमी होती है। किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर में जो 46 की जगह 45 से हुए, जैसे 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक क्रोमोसोम की कमी होती है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम हो गया। और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, क्लाइनफर या क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। इसमें कितने होते हैं, 47 होते हैं, 47 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या। और मंगोलिज्म किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, मेनिंजाइटिस को प्रभावित होने वाला अंग कौन है। दोस्तों मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है और तेज बुखार आता है मेनिंजाइटिस के शिकार को। तो मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, कोरिंगा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, किस राज्य में है। दोस्तों जो कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, दोस्तों किससे संबंधित है, एक क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। और कब हुआ था ये, 1997। कहाँ पे, क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ पे है, जापान में है। तो जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया एक क्योटो प्रोटोकॉल से आया।
ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप आने के दौरान कौन सी गैस का रिसाव होता है? जब भूकंप आता है उस समय कौन सी गैस का रिसाव होता है? तो दोस्तों उस समय रेडॉन गैस का रिसाव होता है। कौन सी गैस? रेडॉन। भूकंप के समय कौन सी गैस आती है? तो रेडॉन गैस का रिसाव होता है। अगले देते हैं 69 क्वेश्चन को, नौसेना ने किस शहर में एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 आयोजित किया? तो दोस्तों जो एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 है वो किसकी है? नौसेना की है। पहली चीज तो ये आपको जान लीजिए, नौसेना का अभ्यास है। और कहाँ पे हुआ? एक काकीनाडा में हुआ। काकीनाडा कहाँ पे है? तो ये आंध्रा में है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे हुआ? काकीनाडा में हुआ प्रस्थान 2023, और ये नौसेना का अभ्यास है। 70 को देखते हैं, ताइपो ज्वालामुखी जो समाचार में देखा गया था किस देश में स्थित है? ताउपो ज्वालामुखी, ताउपो ज्वालामुखी की बात की जा रही है। कहाँ पे? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ताउपो ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड में ताउपो ज्वालामुखी स्थित है। 71 देखते हैं, ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप जिसे हाल ही में भारत ने लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा समर्थित है? तो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन जो फेलोशिप है वो किसके द्वारा है? ये वीपो के द्वारा। वीपो, वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और हमारा भारत सरकार का कौन सा है? वीपो है प्लस डीबीटी है, डीबी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि साइंस एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक पाल है। तो किसके द्वारा है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन? ये वीपो के द्वारा है। नेक्स्ट 72 देखते हैं, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब आपको ये यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि विश्व बैंक जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करता है। और जो 2023 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आई है उसमें भारत की क्या पोजीशन है? तो उसमें भारत की पोजीशन 38 नंबर पे है। टोटल कितने? 38 नंबर पे है। और टोटल कितने हैं? टोटल 139 देशों में भारत की पोजीशन क्या है? 38 है। भारत की पोजीशन क्या है? तो भारत की पोजीशन 38 है आउट ऑफ 139। 73 देखते हैं, भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा। भारत के बाहर पूछा जा रहा है, बी आर अम्बेडकर की सबसे अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पे लगाई गई है? स्टेच्यू ऑफ इन इक्वालिटी दोस्तों ये अमेरिका में लगाई गई है। अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितनी फीट की? 19 फीट की, जो भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा है, 19 फीट की प्रतिमा की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो कहाँ पे 19 फीट की प्रतिमा बी आर अम्बेडकर की लगी है? वो अमेरिका में लगी है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो जो जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना है दोस्तों कहाँ की जा रही है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में की जाएगी। तो ऑप्शन क्या ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। 75 नंबर देखते हैं, किस स्थान पर देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है? तो पहला यूनिटी मॉल, इसकी डिस्कशन हमने कई बार कर रखा है, उज्जैन में खोला जाना है। और इसमें होगा क्या कि इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगा, जीआई टैग प्रोडक्ट होगी, या कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का क्या किया जाएगा? एक तरह से प्रचार किया जाएगा और बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कहाँ पे? यूनिटी मॉल में। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित आदित्य दुबे का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पहली चीज तो ये देखना है, विक्रम पुरस्कार 2022 मिला हुआ है किसको? आदित्य दुबे को मिला हुआ है। और इनका जो स्पोर्ट्स है ये क्या है? ये सॉफ्ट टेनिस है। सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं आदित्य दुबे, और इनको विक्रम पुरस्कार 2022 मिला हुआ है। और एक फैक्ट और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आदित्य दुबे का संबंध किस जिले से, कहाँ से है? ये तो देवास जिले के हैं। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, विक्रम पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। 77, प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। क्या है? दिव्यांगजनों के लिए खुल रहा है ये देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है। और ये कहाँ खोला जा रहा है? तो दोस्तों ये सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ग्वालियर में खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ खोला जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो ग्वालियर में खोला जा रहा है। ग्वालियर में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले के, यहां पूछ रहा है जिला पूछ रहा है, सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। यहाँ पे एक फैक्ट ये देख लीजिए कि जो सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलिमंजारो, वहां पे इन्होंने तिरंगा फहराया। और इनका संबंध किस जिले से? इनका संबंध जबलपुर जिले से, जबलपुर जिले से है, और इन्होंने किलिमंजारो पे भारत का झंडा फहराया है। 79 देखते हैं, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक उपयोगी है। क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन किसमें उपयोगी है? तो ये सुरक्षित संदेश भेजने में उपयोगी है। इसमें होता क्या है कि ये क्वांटम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंड टू इंड क्या होती है? इनक्रिप्टेड होती है। इंड टू इंड इनक्रिप्शन मतलब हम भेज भी रहे हैं इनक्रिप्शन के साथ, और वहां भी सामने वाले को भी, जो फाइंड कर रहा है रिसीवर, उसको भी इनक्रिप्टेड में ही मिल रही है। और उसको इनक्रिप्टेड है तो वो रीड कैसे करेगा? इसके साथ में फोटोन रेज के माध्यम से उसको इनक्रिप्शन कोड भेजा जाता है, जो उसको इनक्रिप्ट को डिस्क्रिप्शन करती है। तो ये संदेश भेजने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का।
नेक्स्ट है जीपीआरएस का पूर्ण रूप है। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जीपीआरएस का फुल फॉर्म है। और जीपीआरएस की शुरुआत कब होती है? तो सन 2000 से जीपीआरएस की शुरुआत होती है, ध्यान रखना है। जीपीआरएस आया, उसके बाद ये नेट के लिए पहला क्या है? जीपीआरएस आया। यहीं से आम लोगों के पास, आम लोग जो है मोबाइल में नेट चलाना चालू किए जीपीआरएस से 2000 से। और इसके बाद 3G कब आया दोस्तों? तो 3G का जो पहला नेटवर्क है ये 2001 में आया। और वर्तमान में जो हम एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, गूगल का एंड्रॉयड कब आया है? तो 2008 में एंड्रॉयड आया। इसको भी आप ध्यान रखिए, 2008 में एंड्रॉयड आया है। 3G 2001 में पहली बार उपयोग में आया है। और जीपीआरएस का क्या फुल फॉर्म है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जो 2000 में से शुरू किया गया, सन 2000 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पर आधारित है? दोस्तों जो फेस रिकॉग्निशन है वो अप्लाइड एआई है। क्या है? अप्लाइड कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोण है, अप्लाइड एआई का यूज है, ध्यान रखना, अप्लाइड एआई का यूज है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। यहाँ पे ऐप है और उसको मिलान करना हमको। तो तेज ऐप क्या है? तेज जो है उसी को हम भीम भी कहते हैं। भीम और तेज का काम वही है। तेज ऐप का काम क्या है? डिजिटल पेमेंट के लिए है। तो डिजिटल पेमेंट हेतु क्या है? तेज ऐप है, डिजिटल पेमेंट हेतु है। और दूसरा उमंग ऐप क्या है? ये ई सरकारी सेवाओं की पहल की पहुंच हेतु है। ई सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच करता है क्या? उमंग। उमंग क्या करता है? हम जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वहां तक हमारी को एक्सेस करता है उमंग ऐप के थ्रू। और सी विजिल किसका? सी विजिल आपने देखा होगा, चुनाव में इसका यूज बहुत हो रहा था। तो चुनाव आयोग से संबंधित है सी विजिल ऐप। और बोलो ऐप का संबंध किसने? अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा हेतु बोलो ऐप लाया गया है। तो बोलो ऐप अमरनाथ यात्री की सुरक्षा हेतु। सी विजिल इलेक्शन कमीशन का है। उमंग ऐप गवर्नमेंट सर्विस की एक्सेस हमको उमंग ऐप के थ्रू मिलती है। और तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। इस तरीके से ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कूपर बॉन्ड क्या है? दोस्तों जो कूपर बॉन्ड है किससे संबंधित है? तो ये अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध है। ये क्या है? कूपर, जो कूपर है, ध्यान रखना है आपको, कूपर बॉन्ड है। तो ये क्या है? बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सुपर कंडक्टर्स का, बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सुपर कंडक्टर क्या है? कूपर बॉन्ड है। और इसका सुपर कंडक्टर, इसके जो कूपर बॉन्ड है, इससे संबंधित क्या है? जॉन वार्डिन लियोन तथा रॉबर्ट फिशर ने अतिचालकता संबंधी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब? 1957 में। और इसके लिए इनको 1972 को भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल भी मिला हुआ है जॉन वार्डिन को, ध्यान रखना है। तो कूपर बॉन्ड क्या है? अतिचालकों को इलेक्ट्रॉन को बांध है। प्रोजेक्ट ज्ञानदूत क्या है? तो जो प्रोजेक्ट ज्ञानदूत है ग्रामीण इंटरनेट प्रणाली है। ग्रामीण इंटरनेट सुविधा को क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट ज्ञानदूत दिया गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार और ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरी करने हेतु बनाया गया है प्रोजेक्ट ज्ञानदूत। बीसीएस सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जो बीसीएस सिद्धांत का संबंध है वो अतिचालकता से। और बीसीएस सिद्धांत को किसने दिया? तो उन्होंने ही दिया, जॉन वार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट फिशर ने अतिचालकता से संबंधित बीसीएस सिद्धांत दिया। अतिचालकता से संबंधित बीसीएस सिद्धांत दिया। और इसी के लिए 1972 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। 86 देखते हैं। पेंटियम चिप के जनक कौन है? जो पेंटियम चिप है उसके जनक कौन है? तो पेंटियम चिप के जनक विनोद धाम है। पेंटियम चिप किसने बनाया? तो विनोद धाम ने बनाया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। डीप ब्लू क्या है? डीप ब्लू क्या है? तो डीप ब्लू शतरंज कंप्यूटर है। क्या है? शतरंज कंप्यूटर है। डीप ब्लू क्या है? शतरंज कंप्यूटर है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डीप ब्लू क्या है? शतरंज कंप्यूटर है। 88 देखते हैं। डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 88। तो डाटा डिडलिंग क्या है? कंप्यूटर से डाटा परिवर्तन और प्रोसेसिंग की क्रिया को डाटा डिडलिंग कहते हैं। कंप्यूटर से डाटा के परिवर्तन और प्रोसेसिंग की जो क्रिया है इसको डाटा डिडलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। साइबर सुरक्षित भारत के 3 स्तंभ हैं। जो साइबर सुरक्षित भारत के 3 स्तंभ है कौन कौन से? जागरूकता, शिक्षा, सामर्थ्य। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बिल्कुल सही हैं। और यही है साइबर सुरक्षा भारत के 3 स्तंभ। साइबर सुरक्षित भारत जागरूक हो, सामर्थ्य हो और शिक्षित हो। ये क्या है? यही तीनों सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ई गवर्नेंस, इनमें से कौन से तत्व शामिल हैं? ई गवर्नेंस के कौन से तत्व शामिल हैं? तो ई कोर्ट है, खजाना, सी विजिल ऐप, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और ई सेवा। ये सारे किसमें शामिल हैं? ई गवर्नेंस में शामिल है, सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91। मध्य प्रदेश के किन जिलों में कोरकू जनजाति का संकेंद्रण है? तो कोरकू जनजाति का जो संकेंद्रण है वह कहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमको? तो खंडवा, बैतूल, नर्मदापुरम, इन जिलों में हमको कोरकू जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पे है? खंडवा, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों में है। 92 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया? तो अनुसूचित
342 एक में, किसमें 342 एक में अनुसूचित जनजाति जोड़ा गया है। अनुसूचित जनजाति किसमें जोड़ा गया है? 342 एक में अनुसूचित जनजाति जोड़ा गया है, ध्यान रखना है आपको। भीखू रामजी आयोग, भीखू रामजी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। और किसने किया था? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया था, महाराष्ट्र सरकार ने किया था भीखू रामजी आयोग का गठन। और एक किससे संबंधी है? तो भीखू रामजी जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदाय से संबंधित है, भीखू रामजी आयोग, जिसका गठन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने किया था। 94 देखते हैं, भील जनजाति में मांगलिक अवसर पर बनाए गए भित्ति चित्र को क्या कहा जाता है? जो मांगलिक अवसर होते हैं, शादी ब्याह, उसमें जो भित्ति चित्र बनाते हैं भील, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गोत्रेज बोलते हैं, गोत्रेज बोलते हैं। और इसमें दीवार पर क्या बनाते हैं? बैल बनाते हैं, सर्प बनाते हैं, आम के वृक्ष का अलंकरण करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गोत्रेज कहा जाता है। 95 देखते हैं, बैगा जनजाति में करस कौवा की स्थापना किस संस्कार में की गई? तो जो करस कौवा होता है वो विवाह संस्कार में करस कौवा के स्थापित किया जाता है, स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय में स्थापित रक्कू दीर्घा का संबंध किससे है? ये पहली चीज ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की राज्य जनजातीय संग्रहालय में है रक्कू दीर्घा। रक्कू दीर्घा कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय में है। और इसका संबंध किससे? जीवन की भोर बेला यानी बचपन और उसके खेलों पर आधारित प्रदर्शनी इसी दीर्घा में लगाई गई है। तो जीवन की भोर बेला से संबंधित है रक्कू दीर्घा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्योहार आगामी फसल की अंकुरण क्षमता को पूर्व अनुमान लगाने हेतु मनाया जाता है? आगामी फसल की जो अंकुरण क्षमता कैसी होगी, इसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पलासला, पलासला त्योहार है, पलासला त्योहार है। ये मुख्यतः कहाँ? धार जनजाति, धार क्षेत्र, धार के जनजाति क्षेत्र में मनाया जाता है, और इससे पूर्व ही हम अनुमान लगाया जाता है। कौन से? पलासला में। 98 देखते हैं, डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने किस बोली, ध्वनि तथा रूप के दृष्टि से पश्चिमी हिंदी कहा? तो पश्चिमी हिंदी कृष्णलाल हंस ने किसे कहा? तो मालवी को कृष्णलाल हंस ने क्या कहा? पश्चिमी हिंदी कहा, पश्चिमी हिंदी का ध्यान रखना है। 99 देखते हैं, जगनिक द्वारा रचित आलाखंड किस बोली में है? तो जगनिक का जो आलाखंड है वो किसमें? बनाफरी है, जो बुंदेली की उपबोली है, बुंदेली की उपबोली बनाफरी है, इसी में जगनिक के द्वारा आलाखंड लिखा गया है। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अरुणिमा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, और ये किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से नहीं है दोस्तों, किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। और अनुसूचित जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रबंध करने के लिए अरुणिमा स्कीम चल रही है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।